स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल का चैप्टर नंबर 14, जिसका ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके थे और चैप्टर का नाम है महासागरीय जल संचलन। अगर आपका कोई डाउट हो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नेम आपके सामने है। अब देखते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो है महासागरीय धाराएं। जो महासागरीय धाराएं होती हैं, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और ये कैसे काम करती हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो महासागरीय धारा का मतलब क्या होता है कि महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग की ओर विशेष दिशा में जल का निरंतर प्रवाह महासागरीय धारा कहलाता है। जिसका मतलब ये है कि जो महासागर होते हैं, हमारे समुद्र होते हैं, वो जब एक भाग से दूसरे भाग में जब वो एक निरंतर लगातार उनके जो पानी होता है समुद्र का, जब उसमें लगातार बहाव होता है किसी एक दिशा में, उस बहाव को हम कहते हैं महासागरीय धारा। तो आप समझ गए होंगे। अब महासागरीय धारा को प्रभावित करने वाले बल कौन से हैं कि वो जो पानी बहता है लगातार एक ही दिशा में, उसका जो प्रवाह होता है एक भाग से दूसरे भाग में, उसके कारण क्या क्या है, वो किन कारणों से या किन बलों से वो पानी आगे चलता है। तो एक तो होता है हमारे प्राथमिक बल और एक होते हैं द्वितीयक बल। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राथमिक बल में क्या क्या आता है। एक है सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना। ये प्राथमिक बल में ये सबसे पहले आता है कि सौर ऊर्जा से जब पानी गर्म होता है तब वो एक दिशा में चलने लगता है आगे। वो कैसे चलता है ये भी पढ़ेंगे। फिर वायु, वायु पानी को चला सकती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी लगातार एक किसी दिशा में बह सकता है। और कोरियोलिस बल। तो आइए देखते हैं अब इनको एक एक करके। सबसे पहले जो हमने कहा प्राथमिक बल में पहला है सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, जिसका मतलब है जब सौर ऊर्जा, जब सूर्य की जब रोशनियां जब जल पे पड़ती हैं, सूर्य की रोशनी, तो वो पानी गर्म होता है समुद्र का। जब वो पानी गर्म होता है तो वो पानी फैलता है, जब पानी गर्म होता है तो वो फैलता है, जब वो फैलेगा पानी तो वो किसी एक दिशा में फिर वो चलने लगेगा। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के आसपास, जो विषुवत वृत्त है हमारा, अगर आपने वर्ल्ड मैप में देखा हो, विषुवत वृत्त में जो उसके आसपास की महासागर, जो मतलब जो विषुवत वृत्त के आसपास जो महासागरीय जल है, जो समुद्र का जो पानी है, उसका जो लेवल है, जो स्तर है, वो काफी ऊंचा है। अगर हम तुलना करें मध्य अक्षांशों से, मध्य अक्षांश के जो देश हैं या मध्य अक्षांश का जो भाग है, वहां का जो समुद्री लेवल है पानी का वो 8 सेंटीमीटर तक कम है। और जो विषुवत वृत्त के आसपास का महासागरीय जल स्तर है वो 8 सेंटीमीटर तक अधिक ऊंचा है, अगर तुलना करें हम मध्य अक्षांशों के देशों से। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा बल जो है वो है वायु। आपको पता है हवा से भी पानी मूवमेंट कर सकता है। जैसे महासागरों के सतह पर बहने वाली वायु, जो महासागरों की सतह होती है, बिल्कुल जो समुद्र की सतह पर जो हवाएं चलती हैं, वो वहां समुद्र के पानी को गतिमान कर सकती हैं। मतलब उन हवाओं के कारण समुद्री पानी जो है वो चल सकता है आगे। और इसी क्रम में क्या होता है, ये जब बल काम करता है वायु वाला, तो वायु और पानी, वायु और पानी की सतह के बीच में एक जो घर्षण बल उत्पन्न होता है वो जल की गति को प्रभावित करता है। ठीक है, जो पानी की जो स्पीड होती है उसको क्या प्रभावित करता है, एक घर्षण बल काम करता है। कैसे, जो पानी और हवा के बीच का जो हिस्सा होता है उसके बीच में जो घर्षण बल पैदा होता है वो जल की स्पीड को प्रभावित करता है। तो वायु के कारण भी जल जो है वो मूवमेंट कर सकता है। तो ये एक और बल हो गया हमारा। अब अगला बल है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, इसमें क्या होता है, आपको आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, कि इसके कारण जल नीचे बैठता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींचता है तो इसके कारण जल नीचे बैठता है और ये एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। ये जल का जो दबाव बन जाता है, ठीक है, जब गुरुत्वाकर्षण होगा तो जल नीचे की ओर बैठेगा और जब ये जल नीचे की ओर बैठेगा तो जल इकट्ठा होने लगेगा, जिसके कारण ये जो दाब बनेगा ये फिर प्रवणता में फिर भिन्नता आ जाती है। तो इसके कारण जब प्रवणता में भिन्नता आती है तो भी महासागरीय धाराएं जो हैं इसके लिए मतलब इनको एक बल मिल जाता है। अगला बल है हमारा कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल में क्या होता है कि ये एक ऐसी शक्ति होती है जो हमारा, आपको पता है जो ग्लोब है, जो हमारा पूरा जो वर्ल्ड है, उसको हम अगर आधा आधा करें तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में उसको हम बांट सकते हैं। तो जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो जल की गति को ये दाहिनी तरफ को मोड़ देता है। मान लो उत्तरी गोलार्ध है, इसमें अगर समुद्री कोई धारा बह रही है तो उसको ये कोरियोलिस बल क्या करेगा, बहते पानी को दाहिनी तरफ राइट हैंड पे डाइवर्ट कर देता है, मोड़ देता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ये इसी जलधारा को लेफ्ट साइड में मोड़ देता है। तो ये कोरियोलिस बल का काम क्या होता है कि ये बहते पानी को
उसकी दिशा बदल देता है, ठीक है, उसकी गति की दिशा बदल देता है। जिस गति में जल बहता आ रहा होता है उसको, अगर वो जल उत्तरी गोलार्ध की तरफ बह रहा होता है समुद्र का, तो उसकी गति को क्या करता है, ये इसकी दिशा को चेंज करके उसको राइट साइड मोड़ देता है, और दक्षिण गोलार्ध में उसी चीज को ये लेफ्ट साइड मोड़ देता है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट बल है। अब हम बात करें महासागरीय धाराएं जो होती हैं हमारी, वो कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो है गहराई के आधार पर, गहराई कितनी वो डीप है, कितनी गहरी है, इसके आधार पर। तो पहली होती है ऊपरी जलधारा, इसको नाम से पता चल रहा होगा आपको, इसके नाम से ऊपरी जलधारा। ये महासागरीय जो जल होता है इसके ऊपर की जलधाराएं होती हैं, और महासागरीय जल का 10% भाग जो है वो ऊपरी जलधारा के रूप में है, ठीक है। आज के टाइम पे जो महासागरीय जल है हमारा, उसका 10% भाग जो है ऊपरी, वो ऊपरी जलधारा के रूप में है। और महासागरों में लगभग ये 400 मीटर की गहराई में मौजूद हैं। 400 मीटर की गहराई तक ऊपरी जलधाराएं पाई जाती हैं। और बात करें अगली जलधारा जो है वो है गहरी जलधारा। ये क्या है, महासागरों का जो जल है उसका 90% भाग जो है वो गहरी जलधारा के रूप में है। तो सबसे ज्यादा क्या है, गहरी जलधारा। 90% हिस्सा जो है समुद्रों का, समुद्री पानी का, वो गहरी जलधारा के रूप में है। और ये जलधाराएं महासागरों के घनत्व एवं गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती हैं। ये महासागरीय धाराएं जो होती हैं, ये महासागरों का घनत्व कितना है और उसका गुरुत्व क्या है, इसके अनुसार उसकी भिन्नता के कारण ये बहती हैं। तो दो प्रकार की आपकी ये जल धाराएं हो गई। आपको इसको अच्छे से याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। गहराई के आधार पर दो होती हैं, ऊपरी जलधारा और गहरी जलधारा। अगली जो है हम बांटते हैं तापमान के आधार पर, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। अब गर्म जलधारा में क्या होता है, जो गर्म होती हैं जलधाराएं, तो जो धाराएं गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं उन्हें हम गर्म धाराएं कहते हैं। मान लो हमारा भूमध्य अक्षांश का देश है, ठीक है, भूमध्य साइड का देश है, भूमध्य रेखा का, वहां से अगर भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र से अगर कोई जलधारा है तो वो गर्म होगी, और वो गर्म जलधारा गर्म क्षेत्र से आ रही है तो वो गर्म होगी। और जब वो गर्म से ठंडे क्षेत्र की तरफ चलती है तो उसको हम कहते हैं गर्म जलधारा। जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ये धाराएं चलती है, भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका काफी गर्म है, वहां से जो जलधारा चलेगी वो गर्म होती है। और वो जब ध्रुवों की तरफ, ध्रुव आपको पता है ठंडे होते हैं हमारे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो जब ये ध्रुवों की तरफ चलती है तो इसके जल का तापमान जो है वो इतना ज्यादा गर्म होता है कि जो रास्ते में आने वाला जो जल होता है उसके तापमान से भी काफी ज्यादा गर्म होता है इसका जो तापमान होता है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत गर्म जल धाराएं होती हैं। और ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं, मतलब जहां जहां पर ये जल धाराएं चलती हैं वहां का वो तापमान बढ़ जाता है जगहों का। जैसे उदाहरण, एक जल धारा का नाम लिखा हुआ है गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम जो है ये ऐसी जलधारा है जो मतलब एक गर्म जलधारा का उदाहरण है। अगली जलधारा है हमारी ठंडी जलधारा, ठीक है। ठंडी में इसका उल्टा हो जाएगा कि वो जलधाराएं जो ठंडी होती हैं और जो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती हैं उन्हें हम ठंडी जलधारा कहते हैं। और ये कहाँ है, उल्टा हो जाएगा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। और गर्म वाली क्या थी, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। और इनके जल का तापमान जो होता है वो रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, क्योंकि ये ठंडी होती हैं। और ये धाराएं जो होती हैं ये उन क्षेत्रों में भी जहां पे भी मतलब ये धाराएं चलती हैं वहां का तापमान कम हो जाता है, मतलब ठंडक भरी जलधारा होती है। उदाहरण के लिए लेब्राडोर, लेब्राडोर एक ऐसी जलधारा है जो एक ठंडी जलधारा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आप कह सकते हो ये पेपर में पूछा जाता है, ये एक टॉपिक है जो कि है महासागरीय धाराओं के प्रभाव बताओ। महासागरीय धाराओं का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो महासागरीय धाराएं जो है ये एक तो अपने आसपास के जितने भी स्थल के क्षेत्र आते हैं, ठीक है, जितना भी जमीनी हिस्सा आता है इनके आसपास का, उनके तापमान को प्रभावित करती हैं। अगर ठंडी जलधारा कहीं से जाती है तो वो अपने आसपास के क्षेत्र के तापमान को कम कर देती है, ठंडा कर देती है। वहीं अगर गर्म जलधारा किसी ऐसे स्थल से जाती है तो वो उस क्षेत्र को क्या करती है, तापमान को बढ़ा देती है। और इसके प्रभाव देखें तो महासागरीय जलधाराओं के कारण क्या होता है कि बहुत सारे जलवायु परिवर्तन भी हो सकते हैं, हम देख सकते हैं उन्हें, जैसे कोहरा या नमी, आर्द्रता, ये सब भी देखा जा सकता है इसके प्रभाव में। और ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने पे, जहां पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है आपस में, एक ऐसा इलाका जहां पर ठंडी और गर्म जलधारा आपस में मिलती हो, उस स्थान पर प्लैंकटन की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब प्लैंकटन जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मछलियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो मछलियां कहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, जहां पर आपका ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं। तो ये आपने देखा, आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। पार्ट सेकंड आपका पूरा हो गया और ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर लिखें, और
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत।